नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको दो ऐसे वैज्ञानिकों की कहानी सुना रहा हूं जिनकी दुश्मनी, जिनकी राइवलरी विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यदि ये दोनों वैज्ञानिक नहीं होते तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होती, ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचता, ये स्टूडियो की रोशनी नहीं होती। शायद आधुनिक दुनिया की अधिकांश चीजें इन्हीं वैज्ञानिकों के आविष्कारों पर टिकी है। दोनों जीनियस थे, दोनों ने जबरदस्त आविष्कार किए थे। एक के पास 1000 से ज्यादा पेटेंट थे, दूसरे के पास 250 से ज्यादा पेटेंट थे। लेकिन एक की मौत बेहद अमीरी में हुई, हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़कर हुई, दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्धि पाकर हुई। और दूसरे की मौत तुलनात्मक रूप से गुमनामी में हुई, एक होटल के कमरे में कंगाली में मृत्यु हुई। मैं बात कर रहा हूं विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन की, और साथ में दूसरे जो थोड़े गुमनामी में रहे, टेस्ला की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुश्मनी होने के पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि इन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, ये आपको बताऊं। उसके पहले याद दिला दूं कि आप ये वीडियो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि ये किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 500 से ज्यादा शोज लाइफ पर, बिजनेस पर, पेरेंटिंग पर, प्रोडक्टिविटी पर, एम्प्लॉयज के लिए, ओनर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे शो जिनको यदि सुबह आपने देख लिया तो पूरा दिन हाइपर एनर्जी में बीतेगा। तो यदि बेल आइकन नहीं दबाया हो तो भी तुरंत दबा देना, नहीं तो नए शो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। टेस्ला को 1884 में थॉमस एडिसन के मैनहट्टन हेडक्वार्टर्स में हायर किया गया एज ए इंजीनियर। निकोला टेस्ला के लिए एक ड्रीम जॉब था, क्योंकि वो पहले से एडिसन को बहुत पसंद करते थे, उनके मुरीद थे, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का सम्मान करते थे। तो वहां पर जब निकोला टेस्ला ने काम करना शुरू किया, एडिसन तेज आदमी थे, उन्होंने टेस्ला को पहचान लिया कि ये दमदार आदमी है और इसको बिल्कुल सहेज के रखना है। और एडिसन निकोला टेस्ला की प्रशंसा करते हुए कई बार कहते थे कि मेरी इतनी बड़ी टीम में सबसे टैलेंटेड यदि कोई है तो वो टेस्ला है। और टेस्ला भी गदगद थे, उनको अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा था। एक दिन एक बड़ी खास बात हुई। एडिसन ने टेस्ला को बात बात में बोला कि मैं तुमको $50,000 दूंगा यदि तुम मेरे डीसी डायनामोस को इंप्रूव कर दो। टेस्ला ने चुनौती स्वीकार कर ली, खूब मेहनत की और कुछ महीनों के बाद सॉल्यूशन लाकर एडिसन के सामने रख दिया और कहा मेरे $50,000। तो एडिसन थे खाटी व्यापारी। एडिसन ने कहा अरे यार, तुमने इनाम की बात को दिल पे ले लिया। और टेस्ला को इससे बहुत चोट पहुंची। टेस्ला को लगा एडिसन ने उनके साथ दगा किया है। हो सकता है और भी कई कहानियां हो, लेकिन यह कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। और उस दिन टेस्ला वहां से निकल गए, पेनीलेस निकल गए, और यहीं से विश्व प्रसिद्ध दुश्मनी की शुरुआत हुई। निकोला टेस्ला में बहुत आत्मसम्मान था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो अपने घर वापस नहीं गए। सोचिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक क्या कर रहा था उसके बाद? वो एक लेबरर के रूप में, एक मजदूर के रूप में खुदाई करने का काम करने लगे। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें खुदाई करते हुए देखा और आश्चर्य में पड़ गए। जब पूरा माजरा समझ में आया तो उनके दोस्त उन्हें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के पास लेकर चले गए। वो भी उस जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और अक्सर जो तेज बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनमें प्रतिभाओं को पहचानने की काबिलियत होती है। उन्होंने तुरंत टेस्ला के साथ हाथ मिलाया और मिलकर बनाई टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी। और उस दिन के बाद एक नई जंग शुरू हुई। आप इराक ईरान की जंग जानते हैं, आप रशिया यूक्रेन की जंग जानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी जंग थी वॉर ऑफ करेंट्स। और इस वॉर ऑफ करंट में एडिसन प्रचार कर रहे थे डीसी का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और निकोला टेस्ला प्रचार कर रहे थे एसी का, क्योंकि उनका मानना था कि यदि करंट को लार्ज क्वांटिटीज में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एसी ही एकमात्र रास्ता है। एडिसन मन के भीतर ये बात जानते थे कि एसी डीसी का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और कई मायनों में डीसी से आगे है। तो यहां पर एडिसन के अंदर की व्यापारिक बुद्धि जागी और एडिसन ने प्रचार शुरू किया, प्रचार नहीं दुष्प्रचार शुरू किया।
और पब्लिसिटी स्टंट के रूप में कहीं पर जानवरों को एसी से करंट लगवा के मृत्यु दे दी गई, कहीं पर उसके बारे में फिल्में बनाई गई, कहीं पर उसके बारे में न्यूज़ छपवाई गई, पोस्टर लगाए गए, यहाँ तक कि असेंबली में भी ये बात उठाई गई। इससे टेस्ला को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन प्रोग्रेस नहीं रुका। जब निकोला टेस्ला छोटे थे, स्कूल में थे, उस वक्त उनके पास नायग्रा फॉल्स की एक फोटो आई। उस फोटो में फॉल्स की विशालता को देखकर वो हैरान रह गए और उन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक दिन इस फॉल में मैं एक बड़ा चक्र लगाऊंगा और यहां से बिजली पैदा होगी। उन्होंने ये बात अपने अंकल से कही और पूरा विजुलाइज करके समझाया कि ये सब कैसा होगा। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे, आज नायग्रा फॉल्स की वजह से न्यूयॉर्क रोशन है। और खुद जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ निकोला टेस्ला ने अपने सपने को उसी तरीके से नायग्रा फॉल्स में पूरा किया। और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि भले ही टेस्ला को उतना नाम न मिला हो, लेकिन यदि आज ये दुनिया रोशन है तो वो टेस्ला की वजह से है। भले ही एडिसन का नाम स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पुस्तकों में अनेक बार छपता हो, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वॉर ऑफ करंट्स का असल विजेता निकोला टेस्ला था। थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे थे तो टीचर्स ने एक दिन उनकी मम्मी को बुलाकर कहा कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा सुनने में कमजोर है, इसको छोटी क्लास में डाल दीजिए या ये पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन उनकी मम्मी ने टीचर्स की बात सुनने से इनकार कर दिया और घर पर ले जाकर थॉमस को पढ़ाया। और थॉमस ने घर पर पढ़कर इतने बड़े वैज्ञानिक का तमगा हासिल किया। जब वो छोटे थे, महज 12 साल के थे, उनको कान से सुनाई कम देता था। इसके पीछे कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि एक टीचर ने उनको यहाँ पे थप्पड़ मारा, कोई कहता है किसी ने कान से पकड़ के उनको उठा दिया। लेकिन खास बात देखिए, ये महान इन्वेंटर्स तकलीफों का सामना कैसे करते हैं, ये हम सब के लिए सीखने लायक चीज है। जब किसी ने एडिसन से कहा यदि आप ठीक से सुन पाते तो ज्यादा इन्वेंशन करते, तो एडिसन ने जवाब दिया, मेरी अधिकांश इन्वेंशंस मेरे ठीक से नहीं सुन पाने का नतीजा है, क्योंकि बाहरी कोई चीज मुझे सुनाई नहीं देती, मैं सीधे सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूं। यानी एक कमी को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेने की कला, वो स्किल इन इन्वेंटर से हमको सीखना चाहिए। ठीक इसी तरीके से टेस्ला भी थे। टेस्ला जब पैदा हुए तो उनको कहा गया चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, क्योंकि वो बहुत तूफान अंधेरी रात के बीच पैदा हुए। टेस्ला अपने भाई से बेहद प्यार करते थे और वही भाई महज 12 साल की उम्र में बीमारी से चल बसा और टेस्ला को इससे बहुत आघात पहुंचा। जब टेस्ला पढ़ाई करके घर लौटे, उनको कोलेरा हो गया। वो बेड रिडन रहे 9 मंथ्स तक और कई बार मरते मरते बचे। उनके पिता ने उनसे कहा कि यदि तुम इस बीमारी से उबर जाओगे, देखिए पेरेंटिंग कैसे कैसे काम कर सकती है। उनके पिता ने एक तरीके से निकोला टेस्ला को चुनौती दी, यदि तुम इस बीमारी से उबर जाओगे तो मैं तुमको सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराऊंगा। और टेस्ला ने ठान लिया, बीमारी को हरा के दिखाया, क्योंकि एक दिन उनको दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना था। इसीलिए मैं हर पेरेंट से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की कमियों पर ध्यान मत दीजिए, उनकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए। दूसरे 1000 लेबल लगाए कि आपका बच्चा तेज नहीं है, आपका बच्चा स्मार्ट नहीं है, आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, बावजूद इसके अपने बच्चे पर यकीन कीजिए और उसकी पॉजिटिव चीज़ों को नर्चर कीजिए। अपने बच्चों को थाली में सजाकर बचपन मत दीजिए। टेस्ला के पिता की तरह अपने बच्चों को बड़ी उपलब्धियों के लिए चैलेंज कीजिए और बड़े रिवॉर्ड उनको इजी वे में देने की जगह बड़ी अचीवमेंट्स के बाद दीजिए। तब जाके आप असली पेरेंट का दायित्व निभा पाएंगे और कौन जाने आपके घर भी एक आध एडिसन या टेस्ला आ जाए। 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री जल के राख हो गई, ढेर में बदल गई। $23 मिलियन का नुकसान हो गया। उस जमाने का $23 मिलियन आप सोच भी नहीं सकते, शायद आज बहुत से देशों की जीडीपी उतनी होगी। लेकिन एडिसन का रिस्पॉन्स बेहद कूल था। उन्होंने सबसे कहा थैंक्स गुडनेस,
All our mistakes were burned up. Now we can start fresh again. साथ साथ उन्होंने अपने बेटे से कहा, जल्दी से जाओ, मम्मी को बुला के लाओ, दोस्तों को बुला के लाओ। अरे ऐसी आग उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। और वहां से फिर से थॉमस एल्वा एडिसन ने रीस्टार्ट किया, साम्राज्य एक बार फिर खड़ा किया। एडिसन के विपरीत टेस्ला की बिजनेस बुद्धि उतनी तेज नहीं थी और वो बिजनेस फेलियर्स को हैंडल करने में उतने स्मार्ट नहीं थे। 1895 में टेस्ला काम कर रहे थे वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, और काम करने के दौरान उनके टावर में आग लग गई। सारी लेबोरेटरी जल के राख हो गए, रिसर्च पेपर जल गए, मशीनें जल गई। वो इतने डिप्रेस्ड हो गए उसके बाद कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, वो जवाब देने की और बात करने की हालत में नहीं थे। तो यहां सबसे बड़ा लेसन ये इमर्ज होता है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कितने भी बड़े स्पेशलिस्ट हो, लेकिन बिजनेस फेलियर्स को हैंडल करने की काबिलियत आपको अपने भीतर डेवलप करनी होगी। थॉमस एल्वा एडिसन कम उम्र से ही एक बिजनेसमैन जैसी सोच रखते थे। इसका कारण था कि वो 14 साल की उम्र से ही ट्रेन में घूम घूम कर कैंडी बेचा करते थे, दूसरे छोटे मोटे सामान बेचा करते थे। उन्होंने शुरुआत से निर्णय लिया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं करूंगा, ऐसे किसी चीज में एफर्ट नहीं डालूंगा जिसकी कॉमर्शियल डिमांड ना हो। एडिसन को पता था कब एक रुथलेस कैपिटलिस्ट बनना है, और इसी तरीके से उन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम पर लिए। लेकिन क्या ये सारे पेटेंट एडिसन की खुद की इन्वेंशन थे? नहीं। एडिसन बहुत तेज थे, उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट का दिमाग था, कॉरपोरेट का दिमाग था। उन्होंने टैलेंटेड लोगों की वर्क फोर्स बना रखी थी, उनको भरपूर सुविधा देते, भरपूर सैलरी देते और लगातार नए नए प्रोजेक्ट इन्वेंट करने के लिए देते चले जाते। जब वो इन्वेंशन करते, एडिसन उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करते और उसके बाद उसका पेटेंट अपने नाम से लेते। इस तरीके से उन्होंने 1093 पेटेंट हासिल किए एक लाइफ में, जो अद्भुत और असाधारण है। तो जब जब एडिसन के दिमाग में कोई आइडिया आता, उदाहरण के लिए मूविंग पिक्चर कैमरे का आइडिया, काइनेटोस्कोप का आइडिया, एडिसन उसको सोचते, उस कंसेप्ट को अपनी टीम को डेलीगेट कर देते, एक टाइमलाइन दे देते, फैसिलिटीज दे देते, इंफ्रा दे देते और उनको बोलते इन्वेंट करो। और इस वजह से उनकी इन्वेंशन की फैक्ट्री थी, इनोवेशन की फैक्ट्री थी। सोचिए कितने पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूं, और उस वक्त डेलीगेशन का माइंडसेट, उस वक्त कॉमर्शियलाइजेशन का माइंडसेट, एडिसन एक अद्भुत व्यक्ति थे। और एडिसन के बिल्कुल विपरीत टेस्ला यहां से ऑपरेट होते, दिल से ऑपरेट होते थे। 278 पेटेंट्स टेस्ला ने लिए, लेकिन कुछ बहुत ही घातक बिजनेस के निर्णय टेस्ला ने किए। उन्होंने शुरुआत के अधिकांश पेटेंट खुद के नाम पर लेने की जगह कंपनी के नाम पर लिए। शायद उनकी ये सोच रही हो कि भाई मैं जो इंफ्रा का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक कंपनी का इंफ्रा है, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ट्रस्ट उनके दिमाग में आया हो, इंटेग्रिटी उनके दिमाग में आया हो। यहाँ मैं सही और गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो लोगों की विपरीत सोच बता रहा हूँ। तो एक समय पर यह हुआ कि टेस्ला के पेटेंट्स बेहद कीमती थे, लेकिन उनके पास उन पेटेंट्स की ओनरशिप नहीं थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यदि निकोला टेस्ला एक गलती नहीं करते, इमोशनल गलती नहीं करते, तो वो शायद दुनिया के पहले बिलियनेयर होते। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस उनकी इंडक्शन मोटर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस लेते हुए $60,000 दिए, स्टॉक ऑप्शन दिए, रॉयल्टी का कुछ कमिटमेंट दिया, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला को हर महीने $50,000 मिलने थे। और यदि ये मिलते रहते तो निकोला टेस्ला आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते और फर्स्ट ह्यूमन होते एज अ बिलियनियर। लेकिन वेस्टिंगहाउस के पास जब पैसे की कमी होने लगी, उन्होंने टेस्ला से रिक्वेस्ट की, भाई रॉयल्टी थोड़ा कम कर दो। और टेस्ला इमोशनल आदमी, व्यापार में इमोशन कहाँ चलता है। जब बिजनेस गुरुकुल में लोग आते हैं और वो कहते हैं सर हमारा व्यापार सेवा है, मैं कहता हूं व्यापार में सेवा नहीं होनी चाहिए। व्यापार से जो आय होती है
उस आय को सेवा कीजिए, उस आय को दरिया में डालिए, उस आय को उड़ाइए। लेकिन जब व्यापार की सीट में बैठे हैं तो इमोशन एक किनारे रखिए, नीतियों पर व्यापार चलाइए। टेस्ला चूक कर गए, उन्होंने उठाया और कॉन्ट्रैक्ट को वहीं का वहीं फाड़ दिया। उस समय तक $12 मिलियन की रॉयल्टी ऑलरेडी उस कॉन्ट्रैक्ट में थी, वो सब कुछ खत्म हो गया और एक टाइम का छोटा सा पेमेंट लेके उन्होंने अपने पेटेंट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को दे दिए। ये महान ब्लंडर, यदि टेस्ला नहीं करते तो शायद वो एक होटल के कमरे में गुमनामी में नहीं मरते। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि आज की टेक्नोलॉजी के भगवान इलॉन मस्क टेस्ला को रात दिन पूजते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा। यह हकीकत नहीं है। इलॉन मस्क खुद कहते हैं कि मेरी जो कारें, मेरी जो कंपनी है वो एसी इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर चलती है, जिसका आर्किटेक्चर टेस्ला ने डेवलप किया। लेकिन मैं टेस्ला से ज्यादा एडिसन का फैन हूं, क्योंकि एडिसन अपनी इन्वेंशंस को बाजार में ले जा पाए, कॉमर्शियली सक्सेसफुल कर पाए और दुनिया के कोने कोने में लोगों तक वो इन्वेंशंस एक्सेसिबल हो पाए। और मुझे लगता है थॉमस अल्वा एडिसन, इलॉन मस्क और कुछ दिन पहले हमने लैरी पेज पर केस स्टडी रिलीज की, वो भी यही कहते हैं कि मैं वही चीजें इन्वेंट करूंगा जो कॉमर्शलाइज हो सके, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें, जिसकी लोग वैल्यू देने को तैयार हों और जो दुनिया के कोने कोने तक जा सके। आज यहां पर आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपने टैलेंट को मार्केट करना होगा, उसको पैकेज करके बेस्ट में प्रमोट करना होगा ताकि दुनिया के कोने कोने तक वो जा सके। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होगा, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी होगी ताकि दुनिया के कोने कोने तक वो कॉमर्शियल रूप में सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि यदि कोई चीज कॉमर्शियल सक्सेस हासिल नहीं करेगी तो कुछ समय बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी? आप सोचते हैं राइवलरी खाली अभी होती है, नहीं, पहले भी होती थी। आप सोचते हैं साम दाम दंड भेद खाली अभी होता है, नहीं, पहले भी होता था। बल्कि पहले प्लेन इन्वेंटर नहीं होते थे, वो साथ में बिजनेस ओनर होते थे। इस केस स्टडी का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा? उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आकर जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।